कहाँ आपको डर लग रहा है, क्या चीजें आपको लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे हम पेपर को हल करें, वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। राजस्थान जीके वाली वस्तुनिष्ठ किताब दीपावली के बाद। तो मेरा 11 को है। नीलम जी, बहुत सारा आशीर्वाद जिंदगी में और बहुत पॉजिटिविटी के साथ एग्जाम देने जाना है, ठीक है। बहुत खुश होकर परीक्षा देने जाना है। और अब तक क्या अधूरा रह गया है, उस चीजों से ऊपर उठ के अपने मन को पूरी संपूर्णता से भर के एग्जाम देने जाना है, ये याद रखना। एग्जाम से पहले घबराहट होती है सूरज जी, ये सबके साथ होता है। मुझे लगता है कि हम जब स्टेज पे जाते हैं तब भी होता है। तो परीक्षा जीवन का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है ये, जहां हमारे सपनों को एक नई ऊंचाई मिलनी है या सपनों का एक बार बिखरना है। इन दोनों में से किसी एक घटना का होना है। तो घबराहट इस चीज को लेकर आती है, आशंका को लेकर आती है, वो एक डर जो हमारे मन में आता है कहीं ना कहीं कि अच्छा नहीं कर पाए तो क्या जवाब देंगे, और वो एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं चीजों पे अपने मन स्थिति को बदलना पड़ेगा। मैंने कहा एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड, ये धारणा हमें बना के चलनी कि इस समय आप नजरिया 2 दिन कैसा रखोगे। आज 9 तारीख है, कल 10 तारीख है, कल आपका एक बहुत अच्छा डे साबित करना आपको। मॉर्निंग से जब उठ के आप शाम तक अपनी दिनचर्या बताएं, और 11 तारीख को जब एग्जाम देने जाते हैं, 12 तारीख को परीक्षा देने जाते हैं, 13 तारीख को परीक्षा देने जाते हैं, तो ये 3 4 5 दिन जो भी आपके बीच में है, अब किन लोगों के साथ संवाद कर रहे हो, किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, ठीक है, किन लोगों से आप क्या पॉजिटिवली ले रहे हो, किन चीजों को नहीं दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय नया ज्यादा कुछ नहीं देखना है, ठीक है। नया इस समय कुछ नहीं देखना है। करंट मान लीजिए आपके पास कुछ भी है, करंट के नाम पे कुछ भी हो, जो मैगजीन आप पढ़ रहे थे वो बेस्ट है। अब इसका मतलब नहीं है कि सर करंट वो ले आए क्या, उससे आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। करंट में जो आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है। अब आपको स्पेशली योजनाओं पे फोकस करना था। मैंने कहा जो चर्चित योजनाएं हैं, चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है, और जितनी भी नीतियां जारी की गई हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग, पवन ऊर्जा, पर्यटन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और आर्थिक समीक्षा, और राजस्थान के जितने भी बोर्ड वगैरह में नवीनतम नियुक्तियां हुई हैं, राजस्थान राज्यसभा के चुनाव में कौन सदस्य चुने गए, कितनी सीटें थी, कौन से 4 सदस्य नए चुने गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रमुख पुरस्कार, ठीक है, राजस्थान की प्रमुख खिलाड़ियों में अवनी लेखरा वगैरह का थोड़ा सा जिक्र पढ़ के जाना है। बाकी विश्व की जो प्रतियोगिताएं हैं, चाहे रोजर फेडरर ने संन्यास लिया है तो इंपॉर्टेंट घटना है, बैडमिंटन, टेनिस, ठीक है, जितनी प्रतियोगिताएं उनको अच्छे से रिपीट करके जाए, ठीक है। जीडीपी वगैरह का प्रतिशत, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको थोड़ा सा, क्योंकि बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये जो चर्चित घटनाएं जिन्होंने जनमानस को बहुत व्यापक रूप से प्रभावित किया है, तो योजनाओं में मैंने आपको बताया 3 4 योजनाएं जो बहुत चर्चित, जिनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उनको अच्छे से देख के जाइए। वहां से एक प्रश्न आना चाहिए, ठीक है। अंतरिक्ष वाला एक पार्ट है हमारा, उस पे ग्रेड फेस्ट के पेपर में प्रश्न आता है, अंतरिक्ष वाला जीके। जो भी हमारे पीएसएलवी, जीएसएलवी, जो भी प्रक्षेपण, जो भी हमारे मिशन सफल है, सफल हुए हैं, उनको थोड़ा सा देख के जाना है, ठीक है। एक यदि इन 1 साल 1.5 साल में यदि कोई सैन्य अभ्यास हुआ है, तो सैन्य अभ्यास के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं आरपीएससी द्वारा, तो इसको भी आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, याद रखना। पुरस्कारों में मैंने बताया कि गीतांजलि बहुत बड़ा पुरस्कार, गीतांजलि पुस्तक जो बहुत चर्चित रही है, तो वो हल्का सा देख लीजिए। मैन बुकर पुरस्कार वगैरह ये देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो राजस्थान स्तर का या भारतीय स्तर का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए किसको दिया गया है। राजस्थान के जो भी आयोग वगैरह हैं, ठीक है, जो भी आयोगों में नवीनतम नियुक्तियां की गई हैं, उनको देख के जाइए। राज्यसभा चुनाव वाला मैंने आपको बताया, वो देख के आपको जाना है, ठीक है। और करंटली जो भी नई योजनाएं, जो कोई चर्चित स्थान यदि रहा है, जहां कोई प्रमुख सम्मेलन हुआ, याद रखना, कोई चर्चित व्यक्ति राजस्थान का भारत के संदर्भ में कोई चर्चित व्यक्तित्व है, तो उसको थोड़ा सा आप देख के जाएं, ठीक है। नवीनतम, चाहे वो केंद्र स्तर की जनगणना को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि जनगणना के ऊपर करंट जीके में से 3% जनगणना के आएंगे, तो एक बड़ा रोल हो गया जनगणना का कि भाई 10 में से 3% करंट के जनगणना के आ रहे हैं। तो जनगणना के आंकड़े लगभग 4 स्टेट, 4 जिले, 4 स्टेट, ठीक है, उनमें निम्न से उच्चतम, उच्चतम से निम्नतम, आरोही अवरोही सीक्वेंस में पूरा का पूरा आंकड़े याद करके जाएं। जनगणना एग्जाम से पहले फर्स्ट पेपर में लास्ट टाइम में यदि कोई चीज देखी जानी चाहिए, तो मैं कहता हूं कि जनगणना देखी जानी चाहिए, क्योंकि जनगणना से 2 से 3%, ग्रेड फर्स्ट के हर पेपर में मैंने एनालिसिस किया कि जनगणना ये प्रश्न पूछे गए। खेल खिलाड़ी में से जो चर्चित और जो जिनको अपन कम जानते हैं, उन पर ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
योजनाओं में मैंने कहा कि सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति, पर्यटन नीति, ठीक है, सूक्ष्म लघु उद्योग, मध्यम उद्योग नीति, इनके प्रश्न ज्यादा आंकड़े पूछे गए। स्पेशली मैं एक करंट देख भी रहा था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जितनी भी योजनाएं हैं, चिरंजीवी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चिरंजीवी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, किसान मित्र योजना, किसान बजट, ठीक है, ये स्पेशली राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना अभी चर्चित, राजस्थान जन आधार, ये तो ठीक है, कोई नहीं, विशेष नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क दवा योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो योजनाएं चर्चित रही हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, राजस्थान पर्यटन नीति 2020, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, राजस्थान महिला नीति 2021, ठीक है, राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, ये थोड़ा सा देख लेना। नवीनतम जो नीतियां हैं, एक ई एजुकेशन वाले जो भी नवीनतम ई एजुकेशन वाले जो भी उन पे रिलेटेड आपसे कोई प्रश्न पूछ सकता है, बाकी तो विशेष नहीं है। मैं जो मुझे लगा है, प्रशासन शहरों के संग अभियान, प्रशासन गांवों के संग अभियान, पर्यटन नीति वाला जरूर याद रखना, अच्छा है ये। चर्चित जो गांव है, सौर ऊर्जा, इनमें विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें जो भी विद्युत उत्पादन के लक्ष्य, नवीनतम थर्मल कहां स्थापित किए गए, ये थोड़ा सा बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछे गए मैंने जब पेपरों का एनालिसिस किया है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नरेगा के अंतर्गत मजदूरी की परिवर्तित दरें, इन पे भी प्रश्न खूब सारे पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना देख लेना। अक्षय ऊर्जा के जो भी नए प्रोजेक्ट हैं ये, क्योंकि जो ये नवीनतम ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, इनके ऊपर प्रश्न ज्यादा पूछता है। ये मैंने देखा, छबड़ा तापी विद्युत परियोजना, कालीसन तापी विद्युत परियोजना, इनको थोड़ा सा देखना, इनको नवीनतम। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अब ज्यादा मैं चीजें बताऊंगा तो आपको खुद कंफ्यूजन होगा। ऊर्जा क्षमता में राजस्थान प्रथम स्थान पे आ गया। कितनी अक्षय ऊर्जा में कितना, 17,040.62 मेगावाट, ये थोड़े से चर्चित बिंदु होते हैं ऐसे। पीएम वाणी योजना की शुरुआत राजस्थान में प्रतापगढ़ से हुई है, ठीक है। ये जितनी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज इस समय चर्चित रही जैसलमेर में, वहां किसका डीआरडीओ द्वारा प्रक्षेपण किया गया था, तो ये अंतरिक्ष वाला और सुरक्षा वाला प्रश्न बन सकता है। ये अच्छी चीजें हैं। महाराणा प्रताप का पेनोरमा, नए स्टेडियम वगैरह, ये तो कोई विशेष नहीं। अवनी लेखरा स्पोर्ट्स में याद रखना। एशिया के टॉप शहरों में उदयपुर सबसे पहले वाला, ये थोड़ा सा चीजें अच्छी हैं ये। बाकी इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान के जितने बोर्ड अध्यक्ष वगैरह हैं, राष्ट्रपति संबंधी इलेक्शन प्रोसेस, वो थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। रूस यूक्रेन युद्ध वाला थोड़ा सा हल्का सा देख सकते हैं। विश्व स्तर की जो प्रमुख घटनाएं उनके ऊपर गिनती की 5-7 घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा करंट में मेरे अकॉर्डिंग देखना चाहिए आपको। आरबीसी एनसीईआरटी वन लाइनर बुक कब तक आएगी भाई? टाइम लगेगा थोड़ा सा। पागल मत हो, अब तो लास्ट टाइम में तो मस्ती करने वाला मूड है। आज ये बारिश का मौसम है, रोमांटिक मौसम है, थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए, थोड़ा सा ऊपर आसमान के तारों को देखिए, शरद पूर्णिमा को फील कीजिए आज, ठीक है। और जो आज खीर बाहर रखो, उसमें अपने सपनों को डाल देना और रात को पी जाना, सुबह पीना, वैसे रात को तो मत पीना, सुबह खाने की होती है। और बताएं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हारी मानसिकता क्या है आने वाले एग्जाम के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तुम यदि हार की मानसिकता के साथ जा रहे हो ना, हार के डर से यदि जा रहे हो ना, तो हार निश्चित है। और तुम जीत की आशा से भरे हुए हो ना, तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक छोटा सा प्रसंग तुम्हें सुनाऊंगा, ये आपसे परीक्षा रिलेटेड, ये फिर पेपर को कैसे सॉल्व करना है इसकी बात करूंगा। जापान के 2 नगर हैं, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया होगा। और जापान के 2 बड़े नगर हैं, उन नगर के 2 अलग अलग राजा हैं, और उन राजाओं के मध्य एक लड़ाई होनी है। और जो लड़ाई होनी है उसमें एक जो राज्य है उसके पास केवल 5,000 सेना है, और जो दूसरा राज्य है वो बहुत ताकतवर है, उसके पास 25,000 सेना है। अब एक तरफ 5,000 की सेना, एक तरफ 25,000 की सेना है। हमें सीधा सा पता लग रहा है कि 25,000 वाला जीतेगा। एक ने 5 साल से तैयारी की है और एक मात्र 1.5-2 महीने से पढ़ के गया है। हमें लगता है कि 5 साल वाला जीतेगा। साहब, इस बात पे सिलेक्शन डिपेंड नहीं करता है, इस पे जीत डिपेंड नहीं करती कि 25,000 है कि 5,000 है।
इंपॉर्टेंट ये कि तुम जीत के नजरिए से उतर रहे हो या तुम हार की आशंका से उतर रहे हो एग्जाम देने के लिए, ये हमेशा याद रखना। अब होता क्या है कि जो 25,000 वाले हैं उन्होंने तो ये सोच रखा है कि हम इनको रोन डालेंगे, हमारी जीत तय है। अब जो 5,000 वाला राजा है वो डर गया, क्या करें, उस राज्य के 5,000 सैनिक वो भी रोने लग गए। उस राज्य का जो सेनापति था वो बहुत बहादुर था, मेरी तरह मोटिवेशनल गुरु था, कोई फालतू की बातें करने वाला। आप कहते तो ना सर पूरे दिन मोटिवेशन मोटिवेशन, तो मोटिवेशनल गुरु था। कहते हैं ना जिंदगी मोटिवेशन से बदलती है। अब 5,000 सेना है, 5,000 सैनिकों ने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इस मौत के सामने हमें नहीं जाना, मौत की मुंह में हमें नहीं जाना, हमें तो हारते है। वो 25,000 हमें रोंद रोंद के मारेंगे, कूट कूट के मारेंगे। जैसे कोई कहते कि मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, और एक बच्चा 1.5 महीने वाला बच्चा सोचेगा नहीं नहीं भाई वो 5 साल से पढ़ने वाले हैं, 6 महीने से तैयारी करने वाले हैं, अपने बस की बात नहीं है। समझ रहे हो ना आप, तो वो डर रहा है। उसी समय धीर सिंह सर जैसे एक पागल आदमी उनके लाइफ में आता है और उन सैनिकों को कहता है चलो ठीक है, हमें लड़ाई करनी कि नहीं लड़ाई करनी, इसका डिसीजन हम हमारे जो हमारे राज्य का सबसे पुराना मंदिर है वहां के जो पंडित जी जो बात बोलेंगे वहां चलेंगे हम, ठीक है, लड़ाई वहां तय करना है। यदि वो कह देंगे कि हमारी हार निश्चित है तो हम लड़ाई नहीं करेंगे, और वो कह देंगे तुम्हारी जीत सुनिश्चित है तो हम लड़ाई कर लेंगे। अब सैनिकों ने कहा चलो ठीक है भाई, वो मंदिर तो बहुत बड़ा मंदिर है, आस्था का मंदिर है, उन्होंने जो कहा आज तक वो सही हुआ है। तो वहां पंडित जी पुरोहित जी के पास गए और पुरोहित जी को उन्होंने एक निर्देश दिया था सेनापति जी ने कि राज्य की रक्षा के लिए, क्योंकि आत्मसम्मान की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, आपको एक काम करना है, एक सिक्का है और उस सिक्के का प्रयोग करके दिखाना आपको। तो सिक्का उनको दे दिया गया, उन सैनिकों को सबको कहा गया देखिए महाराज का निर्देश है, संदेश ये है कि मैं इस सिक्के को उछालूंगा भगवान का नाम लेकर, ताइजेन का नाम लेकर, सूर्य देवता का नाम लेकर, वहां सूर्य देवता की बहुत पूजा होती है जापान, ठीक है। तो ये सिक्का यदि तुम्हारा हेड आ गया तब तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, और यदि ये टेल आ गया तो तुम्हारी हार सुनिश्चित है। सैनिकों को विश्वास हो गया चलो ठीक है, टेल आ गया तो लड़ाई लड़नी नहीं है, वो राज्य आक्रमण कर देगा, हम हार मान लेंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, और ये हेड आ गया तो हम जीतेंगे, चाहे वो 50,000 हो, क्या फर्क पड़ता है। सिक्के को उछाला गया, तेज धूप थी रोशनी में, और जैसे सिक्का नीचे गिरता है सिक्का हेड आता है, हेड सिक्का आते ही 5,000 सैनिकों के चेहरे खिल जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमें कोई नहीं हरा सकता, हमें अब कोई नहीं हरा सकता, चाहे हमारे पास हथियार हो या ना हो, हम अगले सेना को रोंद डालेंगे क्योंकि भगवान ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। इसलिए कहता हूं जिंदगी में आस्था बहुत इंपॉर्टेंट, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट। जिंदगी में लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण होती है कि तुम जब कोई कार्य करने जाते हो तो तुम्हारे अंदर विश्वास कितना भरा है। आपको विश्वास नहीं होगा, ये सच्ची घटना है, जापान के उस नगर के 5,000 सैनिकों ने 25,000 सैनिकों की उस सेना को रोंद डाला, हरा डाला। कितनी बड़ी बात है, 5,000 सैनिकों ने 25,000 की सेना को रोंद डाला। किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, विश्वास, आस्था। हर एक सैनिक जो 5,000 था उसको लग रहा था मरूंगा नहीं जीतूंगा, हारूंगा नहीं जीतूंगा, और इतना उत्साह उसमें आ गया कि 2 हाथ के स्थान पे 4 हाथ जैसा जोश आ गया, और वो 5,000 ने बुरी तरह हरा दिया। जब वो वापस लौट के आ रहे थे, जीत की खुशियां मना रहे थे, तो सेनापति ने कहा चलो वापस उस मंदिर में चलते हैं, धन्यवाद दे के आते हैं। जब धन्यवाद देने गए तो पुरोहित जी को बुलाया कि बताओ इनको सच्चाई क्या थी। तो पुरोहित जी ने वो सिक्का लेके आए, बोल देखा कि देखो इस सिक्का क्या है। सिक्के के दोनों तरफ हेड था, सैनिकों के भाव चेहरे दोनों तरफ हेड था, मतलब एक प्रकार से तुम्हें पॉजिटिव मोटिवेशन दिया गया। जिंदगी यही है, तुमने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, क्या छूट गया क्या नहीं छूट गया, क्या रह गया क्या नहीं रह गया, किसने कितनी तैयारी की महत्वपूर्ण नहीं, तुम्हारा कंपटीशन कितने लाखों लोगों से महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन केवल तुमसे है। यदि तुम जीत की आशा से भरे हुए हो तो जीत सुनिश्चित है, तुम सिलेक्शन लेके जाओगे। और यदि तुम हार की आशंका से भरे हुए हो तो ये तय है कि तुमने चाहे 2 साल पढ़ाई की हो, तुमने 4 साल पढ़ाई की हो, तुमने हर किताब, तुमने करंट वरंट सब रोंद डाला हो, खूब पढ़ डाला हो, याद रखना खूब पढ़ा हो तुमने करंट, फिर भी तुम हार जाओगे। कहीं भी तुमने कोचिंग की हो फिर भी तुम हार जाओगे। लाइफ में मैं कहता हूं पढ़ाई से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कोई है
तो वो ये पागलपन है, धीर सिंह सर वाला मोटिवेशन। ये विश्वास है जो आदमी को मजबूत बनाता है। यदि ये विश्वास और ये पागलपन नहीं होता ना, तो ये निक इंसान अब तक मर जाता, याद रखना। ये मर जाता बेचारा, जी नहीं पाता। जब हमारे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, जो एक डर जाते हैं एग्जाम के नाम से, ये इंसान कैसे जीता? इससे दोनों पैर नहीं, पूरे पैर कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए, पूरी दुनिया ने इसको अभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली बोला। वो इंसान दुनिया का एक बहुत पैसे वाला इंसान है, क्योंकि ये जीत की आशा से भरा हुआ है। तो कंपटीशन कंप्लीट इस उम्मीद और इस पागलपन से होता है कि तुम तैयार कितने हो मेंटली। ये है, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मायने नहीं रखता, मैं ये बोलता हूं। अरे यदि ये मायने रखता तो यार मेरे जैसा इंसान इतना असिस्टेंट प्रोफेसर बनता क्या? मैं तो नहीं मानता। पागलपन, पॉजिटिविटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है। लोग आलोचनाएं करते हैं, करने दो, हमें बहुत जीत की आशा से भरे रहना, ये इंपॉर्टेंट। और बताएं, पेपर कैसे देना है? पेपर वही देना है, मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा मायने नहीं रख रहा है। मैं जिस दिन पेपर देने जा रहा हूं, बड़ी सकारात्मकता के साथ जा रहा हूं कि सर मैं जीतने जा रहा हूं, युद्ध क्षेत्र में जा रहा हूं और इसमें जीत सुनिश्चित है, उसी हौसले से जाना है मुझे। अब पेपर में देख रहा हूं, पहला पेपर 75 75% है। अब मैं कहूंगा कि सर 75% में कितने सही होने चाहिए, मुझे कितने करने चाहिए? यह सवाल किसी टीचर से मत पूछिए कि मुझे कितने करने चाहिए। ये सवाल मुझे अपने आप से पूछना है कि मैं टॉपर वाली भूमिका में आ गया हूं, पेपर का मैं लेवल देखूंगा, मुझे जितने आ रहे हैं उतने दूसरे किसी को नहीं आ रहे हैं। पहली सोच, मुझे जितने आ रहे हैं उतने दूसरे किसी को नहीं आ रहे। मैंने पेपर दिया, मान लीजिए मुझे 50% एकदम सही आ रहे हैं, तो मैं 50 करके रुक गया। अब मैं वो देखूंगा कि 10% ऐसे कौन से जहां मुझे डाउट है, उन डाउट्स में मुझे रिस्क लेना नहीं चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यदि 75 में 50 आ रहे हैं तो बहुत गजब स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो, लेकिन आपको लगता है कि यार ये मेरे कोडिंग ये सही होना चाहिए, तो वहां रिस्क ले लो। 40% नंबर मिनिमम चाहिए आपको, लेकिन 35 प्लस फर्स्ट पेपर में जो बच्चा लेके आता है वो स्कूल लेक्चर बनता है। लेकिन मान लीजिए आप 35 पे रुक गए कि गुरुजी ने 35 बोला, 35 क्यों? यदि मुझे 65 आ रहे हैं तो 65 करना है। नेगेटिव मार्किंग में मुझे तब उलझना है जब मेरा बहुत कम स्कोर कर पा रहा हूं, हो ही नहीं रहा है, 40% में नहीं आ रहा हूं, तब मुझे नेगेटिव मार्किंग में फंसना है। नेगेटिव मार्किंग में जब भी 5 या 10 प्रश्नों पे रिस्क लो, आपको लगता है कि ले लेना चाहिए, वहां फर्स्ट इनसाइट, पहली बार जो ऑप्शन आपको लगा था उसको टिक करना है और वो करना है। लगभग चांस होंगे, हो सकता है किसी के साथ गलत हो कि सर पहली बार में जो भी किया आज तक असफल ही हुआ हूं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं जहां तक मानता हूं एक इनसाइट होती है पहला वाला, तो उसमें आप कर सकते हैं। पेपर को हल करें, पूरे पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको आता है, जहां सबसे कंफर्टेबल है, मान लीजिए स्कूल मैनेजमेंट में सबसे कंफर्टेबल है, शुरुआत वहीं से करें। आपको आती नहीं है मैथमेटिक्स और तुमने मैथमेटिक्स से शुरुआत कर दी, तुम्हारी हार तय है। उस पार्ट को मत उठाइए सबसे पहले, जहां से नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाए। उस पार्ट को देखिए जहां से पॉजिटिविटी लेनी है। स्कूल मैनेजमेंट के 15%, करंट आपका अच्छा है, करंट के पर्सन ठीक है, कला संस्कृति इतिहास के पर्सन ठीक है, हिंदी आपको इजी रूप में आती है। जो पार्ट आपको इजी आता है पहले उन प्रश्नों को करिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और फिर लास्ट में उस पार्ट की ओर जाइए जहां आपको नहीं आता है, जहां आप प्रयास करें, कुछ सोचें, दिमाग लगाएं और पहले टिक लगाएं पेपर में। और लास्ट में जब आपने मान लीजिए 40% कर लिए, ढंग से पढ़ लिया है, उसके बाद आप मार्कशीट भर लेंगे 40 में तो मैं सेफ स्थिति में हूं। अब मुझे देखना है कि किन प्रश्नों पे मुझे रिस्क लेना चाहिए, किन पे नहीं लेना चाहिए। ये एक तरीका होता है जो अमूमन मैंने यूज किया है, आपका सबका अपना एक अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। लेकिन प्रश्न को समझिए, और समझोगे तब जब दिमाग में डर नहीं होगा परीक्षा के हॉल में। यदि परीक्षा हॉल में डर रहे हो तुम, तो चीजें याद हैं वो भी भूल जाओगे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जीत मैं मानूंगा कि पेपर हल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि डर तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए, डर का साया उस समय नहीं होना चाहिए। जीत की उम्मीद, जीत की विश्वास, जीत की आस्था उस समय तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी बॉडी में दिखनी चाहिए। यही सिलेक्शन की पहली सीढ़ी है। लोग तुम्हें डराएंगे, लोग कहेंगे पेपर आ रहा है, वो आ रहा है, लोग कहेंगे ये पीडीएफ पढ़ लो, वो पीडीएफ पढ़ लो, इन चीजों से ध्यान हटाइए। मैंने 19% शेयर किए, मैंने वो पेपर की फोटो खींच के डाले थे, मैंने उसमें आंसर देखे नहीं, जिस बच्चे ने लगा रखे थे वो एक वो सिर्फ पर्सन में, तो उसमें कई बच्चों ने कहा सर इसमें आपने दो नहीं लगा रखे। हमने तो इन चीजों को लेकर टेंशन मत लिया करो, मैंने इसलिए कहा था 19% में लगभग पर्सन जिस बच्चे ने लगा रखे हैं वो सही है, जिनके 3 4 5 के जिनके नहीं लगा रखे आप उनके चेक कर लीजिएगा।
आप कोई भी चीज को थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करें, इंसाइट का प्रयोग करें। याद रखना, अपनी खुद की इंसाइट क्रिएट करें, डिपेंडेबल नहीं रहें। आपके पास नेट है, मोबाइल है, तो आप कहीं भी सर्च कर सकते हो, उसमें वो आंसर आ जाएगा। सीमा चौधरी जी, फर्स्ट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग में कम से कम फंसना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग में तभी रिस्क लेना चाहिए जब आप बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। और कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं। तैयारी नहीं है, थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं, अमेजिंग। देखिए, तैयारी नहीं है और थर्ड ग्रेड की कर रहे हैं और आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आप यदि आप पेपर का प्रेशर फील करते हैं तब तो एग्जाम देने मत जाओ। आप लिखते हैं यार इजी वे में दे आते हैं, पेपर देख आते हैं, तो दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन आपको लगता है पेपर खराब हो गया तो फिर स्ट्रेस आ जाएगा, थर्ड ग्रेड में कैसे कर पाऊंगा, तो पेपर मत दो फिर। तुक्के कैसे लगाएं, अमेजिंग वीडियो। तुक्के वैसे तो कम से कम लगाने चाहिए तुक्के। कभी भी एक इंटेलिजेंट बच्चा तुक्कों में कम विश्वास रखता है। तुक्के तब लगाएं जब आप लगता है कि यार 40% सही हो रहे हैं, 5% ऐसे हैं जहां मुझे रिस्क लेना चाहिए। वहां ये देखिए कि आपका मन पहला आंसर में क्या आ रहा है, ठीक है, वो समझना है। आप पूरे पेपर को थोड़ा सा समझोगे, एनालिसिस करोगे उसके ऊपर, पर्सन की गंभीरता के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा। तुक्के लगाने का मतलब नहीं है यूं ही आप ABCD लगाना शुरू कर दें, नहीं। तुक्के का मतलब है एनालिसिस करना है, फिर आपके मन में एक ऑप्शन के बारे में, एक ऑप्शन के बारे में एक विश्वास जगेगा कि यार ये सही होना चाहिए। वो एक तुक्का लगाने की एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। और एक तुक्का ये होता है कि आप यूं ही कयास लगाए जा रहे हो, तो वो एक सही नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं, तुक्के वहीं लगाएं जहां बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। ICT और स्कूल मैनेजमेंट की अलग बुक जो आ रही है वो इस वीक में आ जाएगी। तैयारी नहीं है तो क्या सभी सवाल कर सकते हैं? सतीश जी, नहीं करने चाहिए, उससे आपकी आदत गलत बनती है। हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को जो हैबिट्स बनाएंगे वो बन जाएंगी। आप पेपर देने गए, आपको कहा मैंने तैयारी तो की नहीं, मैं तो कर आऊंगा, लेकिन धीरे धीरे फिर आपका माइंड जो है उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। अपने आप को कंट्रोल करना सीखें। आप जब पेपर देना सीखें तो आप ये देखिए, आप ये मत देखिए कि मैं सिलेक्शन दौड़ में शामिल हूं कि नहीं हूं, तैयारी नहीं है। आप ये देखिए कि मुझे 40%, मुझे इसमें अपने आप को एक एज ए रियल एग्जामिनर की तरह, रियल बच्चे की तरह मुझे एग्जाम देना है। आप वहां ही क्यों देने जाते हैं कि मेरे को 75 करके आना है? वो गलत प्रवृत्ति है, वो धीरे धीरे फिर आपकी हैबिट बन जाती है। आप इसको एक अभ्यास मैच मानिए और बढ़िया तरीके से खेल के आइए। इससे आपको भविष्य का जो पेपर होगा उसमें एक बहुत अच्छा इंसाइट पैदा होगी। रीट हिस्ट्री बुक, NCERT पढ़ी है, NCERT से बाहर कुछ नहीं आना। रीट हिस्ट्री के लिए बुक। बाकी हिस्ट्री के ऊपर एक किताब जरूर हम निकाल रहे हैं, बट वो आपके लिए उसके कुछ पेज, मतलब 6 से लेके 12 तक की पूरी NCERT का सार, उससे क्वेश्चन बनाए हैं। 2 लेक्चरर हैं और उनकी पिछली रीट में पूरे प्रश्न आए थे हिस्ट्री के, उन्होंने निकाली है। कल मार्केट में आ जाएगी वो स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर हिस्ट्री और सेकंड ग्रेड SST, मतलब हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। पूरा इंडियन हिस्ट्री का जो पूरा पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, उसको लेकर वो पूरी NCERT का एक एक शब्द को लेकर प्रश्न बनाए गए हैं उसमें। सेकंड ग्रेड के लिए एक सेशन करेंगे, जरूर करेंगे। अभी तो ग्रेड फर्स्ट ज़्यादा चर्चित है इसलिए। न्यूनतम का कोई नियम नहीं है, PG में कोई न्यूनतम का कोई नियम नहीं है। आप तो आराम से दे आओ परीक्षा, आराम से ड्रा करो मत। आज शेखावाटी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे मेरे पास फोन कर रहे थे, सर रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या होगा। अब उन लोगों ने मेरे से बात की और बात करने के 1 घंटे बाद रिजल्ट आ गया। तो सर बोले कि आपसे बात करने के बाद एकदम, मैंने कहा कि जब पेपर देना तो आप सोचो मत, रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आ भी गया। तो एक ये पॉजिटिव वाइब्रेशन वाली बात होती है कि सर आपसे बात करने के बाद रिजल्ट भी आ गया, बहुत अच्छा फील हुआ। तो जिंदगी में हमें ऐसे लोगों से बात करनी है। एक आदमी से आप बात करते कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, आप क्या करें, तो वो कह देगा मैं क्या करूं, रिजल्ट आएगा ही नहीं, रहने दो, थर्ड ग्रेड कर लो। मैं कभी किसी को नहीं बोलता कि तुम मत करो, मैं कहता हूं एग्जाम दे के आनी है, सब अच्छा होगा। ये सबसे बड़ी बात है। और हमें ऐसे लोगों से पॉजिटिव वाइब्रेशन ये लेना है। परीक्षा से पहले हमें यही सोचना है कि सब अच्छा होगा, सब बढ़िया हो जाएगा। कम से कम कितने क्वेश्चन करें, ये कोई जवाब नहीं होता है। कम से कम का मतलब है 40% में तो हमें जाना है कैसे भी करके। तो मतलब कम से कम ये मान के चलिए कि अपन 75% है, तो कम से कम हमारे 40% में मान के चलिए कि अपने लगभग 25+% तो हों, कुल मिला के 25+% तो हों कम से कम। ठीक है ना? 30 का तो मिनिमम रखना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 30 तो मतलब होने चाहिए। 35 लोग जो पिछली भर्तियों का अपन पेपर देखते हैं, 35+ बच्चे सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होते हैं। कोशिश करें कि 35 से 40 के बीच में अपन स्कोर कर पाए, 35-40% हम आराम से कर पाए। 40+ आप जाते हैं तो बहुत बढ़िया सिचुएशन में।
छोटी छोटी बातों को दिल में ले लेता हूँ, दिमाग खराब कर लेता हूँ। ये प्रॉब्लम है, ये इसको नहीं लेना चाहिए, इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, मैंने कहा कि अब ये इंसान तुम्हारे सामने निक है एक, अब सोचिए आप इस इंसान को कितने लोगों ने क्या बोला होगा, किसी ने कहा भी था क्या इस इंसान को